अच्छा, हाँ देखो, हाइपोथेसिस का क्या सीन होता है, हमारे पास होती है एक पॉपुलेशन, और उस पॉपुलेशन से रिलेटेड एक फैक्चुअल बात होती है जिस पे सब एग्रीड होते हैं, उसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। ठीक है, जैसे हम साथ साथ एग्जांपल भी लिखते रहते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि एक पॉपुलेशन है जिसका मीन है इज इक्वल टू 50, यानी आपका एच नॉट हो गया, दैट मीन इज इक्वल टू 50। ठीक है। सर ये जो आपने अब ब्लू से लिखे हैं ये वापस बता दें प्लीज। बेटा, पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का एक नल हाइपोथेसिस होता है। नल हाइपोथेसिस मींस के उस बात पे सब लोग एग्रीड होते हैं कि भाई इस पॉपुलेशन का मीन जो है वो 50 है, तो ये आपका नल हाइपोथेसिस हो गया। नल हाइपोथेसिस जो बेसिक बात होती है। ठीक है। फिर वो हमने सैम्पलिंग एस्टिमेशन नहीं किया था ना। अरे हाँ, आज तो सैम्पलिंग एस्टिमेशन है यार, हाइपोथेसिस थोड़ी है। हाइपोथेसिस इसने बोला था, हाइपोथेसिस तो कल है। सॉरी। अच्छा, अब देखो, सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन का क्या सीन होता है कि हमारे पास होती है एक पॉपुलेशन, बहुत आसान सी चीज है। और पॉपुलेशन का होता है हमारे पास एक मीन जो रिप्रेजेंट होता है म्यू से, और उसका होता है एक स्टैंडर्ड डेविएशन जो रिप्रेजेंट होता है इससे। अब हम करते क्या है, हमारे पास जो है वो, अब पॉपुलेशन में से हम क्या करते हैं, हम एक सैंपल कैरी आउट करते हैं। ठीक है। जैसे पॉपुलेशन को पूरा तो हम टेस्ट नहीं कर सकते, चेक नहीं कर सकते ना, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक सैंपल उठाते हैं। अब सैंपल उठाने के लिए, सैंपल जब आप उठाते हो तो उस सैंपल का जो है वो आप एक मीन कैलकुलेट करते हो, और उस मीन को हम बोलते हैं एक्स बार। और उसका आप एक स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हो जिसको हम बोलते हैं स्मॉल एस। ठीक है। अच्छा, जब आप जब आपके पास जो है वो डेटा होता है सैंपल का, आपके पास डेटा किसका होता है, सैंपल का, और आप सैंपल के डेटा से एक अनबायस्ड एस्टिमेट सर आपकी कैलकुलेट आवाज बहुत कट करना रही है। चाहते हो। अब आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज? जी सर। तो सैम्पलिंग की वैल्यूज की बेसिस पे आप क्या करते हो, आप एक अनबायस्ड एस्टिमेट कैलकुलेट करते हो, किसका, पॉपुलेशन के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। मैं बोलता हूँ, एक एग्जांपल देखते हैं। मैं बोलता हूँ मेरे पास जो है वो सैंपल का डेटा है यहाँ पे, और वो कुछ इस तरीके से है कि आपके पास जो है वो एन की वैल्यू है 20, बल्कि 200, और आपके पास जो है वो उसका वैल्यूज का टोटल है 5050, और उसका आपके पास ई एक्स स्क्वायर है कुछ ऐसे रैंडम से लिख दिया मैं। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप करोगे क्या, आप सबसे पहले सैंपल का मीन निकालोगे। सैंपल का मीन कैसे निकलेगा बेटा, ई एक्स अपॉन एन, क्या आ जाएगा, 5050 डिवाइडेड बाई 20। ये जो आपका सैंपल का मीन निकलेगा ना, इसी को आप बोलोगे कि यही आपका पॉपुलेशन का अनबायस्ड एस्टिमेट है। जो आपका सैंपल का मीन निकलेगा उसी को आप बोलोगे कि यही आपका पॉपुलेशन का अनबायस्ड एस्टिमेट है। ठीक है, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आपने सैंपल का मीन निकाला,
वही आपका पॉपुलेशन का मीन बन जाए। ठीक है। मसला किस में आता है? मसला आता है वेरिएंस। वेरिएंस जब आप कैलकुलेट करोगे इसका तो कैसे करोगे? वेरिएंस के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन पर बाद में निकालेंगे अंडर रूट करके। वेरिएंस के लिए आप फॉर्मूला क्या करोगे? ई एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस ई एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ई एक्स स्क्वायर कितना है हमारे पास? 120,546 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये 200 था, 20 नहीं था, डिवाइड बाय 200 माइनस 5050 अपॉन 200 का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका सैंपल का वेरिएंस। आपको क्या निकालना है? आपको पॉपुलेशन का एस्टिमेट करना है। तो आप एक छोटा सा काम क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे एन अपॉन एन माइनस वन। पॉपुलेशन का वेरिएंस निकालने के लिए आप सिंपल सा काम क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे अपने वैल्यू को n अपॉन n माइनस वन से। जो भी आपके पास पॉपुलेशन का वेरिएंस आएगा आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे n अपॉन n माइनस वन से। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ कि अगर आपको अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना होगा तो आप सैंपल का मीन निकालोगे ई एक्स अपॉन एन से, और यही आपका पॉपुलेशन का अनबायस्ड एस्टिमेट होगा। ठीक है। और आप सैंपल सर का वेरिएंस निकालोगे। एक मिनट पहले, लेट मी कंप्लीट। ई एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे एन अपॉन एन माइनस वन से। तो आपके पास क्या आ जाएगा? पॉपुलेशन का अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस। ठीक है। अब बोलो। सर अगर किसी सैंपल सर्वे का वो क्या कहते हैं वो दिया हुआ स्टैंडर्ड डिविएशन तो उसके साथ उसको वेरिएंस में कन्वर्ट करेंगे तो ये नहीं करेंगे ना? समझा नहीं मैं तुम्हारी बात। मतलब किसी वो पहले से क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है सैंपल सर्वे का, तो उसको हाँ, तो नहीं करेंगे ना n अपॉन n माइनस वन से मल्टीप्लाई वेरिएंस भाई निकालने के लिए? सैंपल का दिया हुआ है और पॉपुलेशन का अगर वो अनबायस्ड एस्टिमेट मांग रहा है तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी अनबायस्ड एस्टिमेट मांगेगा तब हम ये वाला काम करेंगे। ठीक है। ठीक ओके। है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। अच्छा, एक जो है वो हम सवाल करते हैं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल का, और उसके थ्रू मैं आपको जो है वो समझा देता हूँ कि कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है। एक सवाल उठाते हैं जिसके अंदर हम लोग ये अनबायस्ड एस्टिमेट वगैरह की भी चीजें देख लेते हैं, और उसके साथ ही कोशिश करते हैं कि हमें जो है वो उसका सवाल भी मिल जाए इसी के सेकंड पार्ट में ना। अब देखो यहाँ पे हमारे पास वो बोलता है कि द मासेस इन ग्राफ ऑफ bags are normally distributed between and of random sample 50 bags, यानी n की वैल्यू इसने दे दी है हमें 50, और मुझे दे दिया ई एम इज इक्वल टू 5110 एंड ई एम स्क्वायर इसने मुझे दे दिया 12610 96% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अभी इस वाली बात को हम थोड़ा सा डेफर कर देते हैं। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे इस डेटा के हिसाब से एक सैंपल का मीन और एक सैंपल का वेरिएंस। कैसे निकालेंगे वो? सैंपल का मीन निकल जाएगा 25110 डिवाइडेड बाय 50, और ये निकल जाएगा 12610 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 25110 डिवाइडेड बाय 50 का होल स्क्वायर। और क्योंकि हम पॉपुलेशन की तरफ इसको लेके जा रहे हैं तो इसको हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा किससे? एन अपॉन एन माइनस वन से। मुझे जरा जल्दी से इसकी वैल्यूज बताओ क्या आती सर मीन आ रहा है 502.2।
सर ये हम 50, करते क्यों? हाँ, n/n-1 करते क्यों है? इससे ताकि होता एक क्या है? एस्टिमेट निकलता है उससे, अच्छा। एस्टिमेट करने के लिए। 502 पॉइंट व्हाट, 2। 2.2। आगे बताओ सैंपल का वेरिएंस। सर हमें ये कैसे पता लगता है कि वो पॉपुलेशन का इन्वॉल्व कर रहा है? क्या मतलब? मतलब पॉपुलेशन की बात तो हुई ना इसमें, तो जैसे वो मास इन ग्राम्स बता रहा है ना। मास इन ग्राम्स बता रहा है, तो पॉपुलेशन, पूरा ये जो मीन है, ये पॉपुलेशन का मीन होता है। और ये जो डेटा दिया हुआ है, ये सैंपल का डेटा दिया हुआ है ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 50 बैग्स। हम्म। सर वैगन सर है 1.183। कितना? 1.184। ये आ गया आपका वेरिएंस। अच्छा, अब ऊपर एक चीज मैंने नहीं लिखी, कि जब भी आप सैंपल का वेरिएंस वगैरह निकाल लेते हो, ओके, वो नीचे ही बता देता हूँ, चलो। अब हमने क्या निकाल लिया, सैंपल का जो है वो मीन निकाल लिया, यही आपका पॉपुलेशन का अनबाइज्ड एस्टिमेट है। और हमने सैंपल का वेरिएंस भी निकाल लिया, और सॉरी, ये पॉपुलेशन का वेरिएंस निकाल लिया, ठीक है, पॉपुलेशन का एस्टिमेटेड वेरिएंस निकाल लिया। अब यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना है 96% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू। ये कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, यानी ये क्या है, ये हमारा एस्टिमेटेड मीन है ना, ये हमारा एस्टिमेटेड मीन है। हम क्या करते हैं, हम एक, इस एस्टिमेटेड मीन को यूज करके हम एक इंटरवल कैलकुलेट करेंगे, हम एक इंटरवल कैलकुलेट करेंगे, और हम ये बताएंगे कि हमारा जो एक्चुअल मीन है वो इस इंटरवल के अंदर लाई करना चाहिए। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, वो एक इंटरवल होता है जिसमें आपका एक्चुअल मीन लाई करता है, ठीक है। और इसको हम कॉन्फिडेंस इंटरवल क्यों बोलते हैं, और ये 96% क्या है, 96% ये है कि वी विल बी 96% श्योर, यानी 96% प्रोबेबिलिटी होगी कि आपका जो पॉपुलेशन का एक्चुअल मीन है वो इसके अंदर फॉल करेगा। यानी 4% चांस ये होगा कि आपका एक्चुअल मीन इस इंटरवल में फॉल नहीं करेगा, ठीक है। So the probability that your actual mean lies in this interval is 0.96, and the probability that it does not lie in this interval will be 0.04। ये समझ आ गई बात? जी सर। ठीक है। अब जी सर। हम ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बना लेते हैं एक डायग्राम। देखो हमारे पास सैंपल का मीन बीच में है, कितना है, 0.502 पॉइंट। अब जो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालेंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा मीन के आगे और मीन के पीछे, यानी सेम डिफरेंस होगा मीन के आगे और सेम डिफरेंस होगा मीन के पीछे। तो यानी हमें जो इंटरवल निकालना है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, बी से लेके ए तक होगा, ठीक है। और दोनों जो है वो सेम डिफरेंस पे होंगे, मीन के आगे और मीन के पीछे। तो अगर मैं ये 50% बोलूं, होंगे ना? हाँ, अगर मैं ये बोलूं कि दोनों पॉइंट्स के ऊपर आपकी z वैल्यू जो है वो सेम होगी, जस्ट डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे z पॉजिटिव होगा और यहाँ पे z नेगेटिव होगा, राइट। क्योंकि सेम अमाउंट का डेटा मीन से आगे है और सेम अमाउंट का डेटा मीन से पीछे है, तो दोनों पॉइंट पे जो z वैल्यू होगी वो आपकी सेम होगी। और 96% इसने मुझे बोला है, तो यहाँ पे बीच में कितना परसेंट होगा, 96% होगा। और साइड साइड में कितना डिवाइड होगा, 2%, 2% डिवाइड होगा। अब मुझे एक बात सिंपल सी बता दो, कि अगर मुझे कैलकुलेट करनी होगी z वैल्यू इस पॉइंट पे, यहाँ से पीछे की तरफ,
टोटल अगर मुझे z वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी एट द पॉइंट ए, तो वो क्या होगी, कैसे कैलकुलेट करूंगा, कौन सी प्रोबेबिलिटी चेक करूंगा? तो 0.98 पे क्लिक करेंगे। 0.98 के ऊपर चेक करेंगे, 96 पे नहीं चेक करेंगे। आप जो z वैल्यू चेक करोगे वो किस पे चेक करोगे, वो करोगे 98% पे, 0.98 पे। जरा चेक करके बताओ क्या आती है। 0.98 के ऊपर z वैल्यू बताओ क्या आती 2.054। है? 2.054। अच्छा, अब अगर मैं ए के ऊपर जेड वैल्यू का फॉर्मूला बनाता हूँ तो वो कैसे बनेगा? वो बनेगा ए माइनस मीन कितना है 502.2 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाली हुई है पीछे 1.184। लेकिन एक काम क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम सैंपल का डेटा यूज कर रहे हैं, तो हम जब भी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करेंगे साथ साथ हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा अंडर रूट एन से भी। जब भी हम पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करेंगे, हमें सैंपल के लिए, सैंपल के, क्योंकि सैंपल की वैल्यूज यूज कर रहे हैं तो इसलिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा अंडर रूट एन से भी। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू आ गया हमारे पास z वैल्यू विच इज 2.054। अब a की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, इसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो a माइनस 502.2 is equals to 2.054 multiply by standard deviation 1.184 divided by under root 50। अब a की वैल्यू फाइनली कैसे निकलेगी? 502.2 प्लस 2.054 multiply by square root of 1.184 divided by root 50। यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, जल्दी से कैलकुलेट करके दो। z वैल्यू, जहाँ से a की वैल्यू कैलकुलेट करके दो जल्दी से। लो भाई जल्दी। फाइव जीरो टू पॉइंट फाइव 502.5।
कैसे आया, इतना छोटा आंसर कैसे आ सकता है? 502.2 आ रहा है और यहाँ के 502.25 नहीं, 2.5। अब मुझे अगर बी की वैल्यू निकालनी होगी तो सिर्फ एक छोटा सा चेंज उसमें क्या आएगा कि हम जो है वो जेड वैल्यू क्या ले लेंगे, नेगेटिव में ले लेंगे, बाकी सारी चीजें तो सेम रहेंगी। तो बी माइनस 502.2 डिवाइडेड बाय रूट 1.184 डिवाइडेड बाय रूट 50 इज इक्वल टू -2.054। और जब हम फाइनल बी की वैल्यू निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इक्वेशन क्या बनेगी? 502.2 सॉरी 502.2। अब यहाँ z वैल्यू नेगेटिव में तो -2.054 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 1.184 डिवाइडेड बाय रूट 50। यहाँ से b की वैल्यू निकालो, कितनी आती है? सिर्फ प्लस हटा के माइनस करना है। तो 501.8। तो हमारा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल हुआ वो क्या हुआ, म्यू 501.8 से 502.5 के बीच में होगा मेरा पॉपुलेशन का मीन। समझ आ गई बात? अब हम क्या करते हैं, हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना लेते हैं क्योंकि बार बार हमें ये काम करने की जरूरत नहीं है। तो जब भी आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करना होगा तो आप क्या करोगे, आप सैंपल का मीन उठाओगे एक्स बार, एक दफा प्लस करोगे एक दफा माइनस करोगे, किसको? जेड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट एन। ये आपका आ गया फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है। और कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर आपको कभी कभी डेटा है ना पीक्यू की फॉर्म में दिया होता है, प्रोपोर्शन की फॉर्म में, बाइनोमियल डेटा होता है, तो उसका आप कैसे निकालोगे कॉन्फिडेंस इंटरवल? आप उठाओगे सैंपल का प्रोपोर्शन पी, उसमें एक दफा प्लस करोगे एक दफा माइनस करोगे, भाई जेड मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट पी क्यू अपॉन एन। ये फॉर्मूला आपका छोटा सा चेंज हो जाएगा अगर आपको डेटा प्रोपोर्शन के हिसाब से दिया हुआ है, जो अभी हम देखेंगे सवाल। समझ आ गई बात? सर दो वैल्यू का क्या होगा? कौन सी दो वैल्यू? ये जो प्लस और माइनस की जो दो आई, तो दो आएंगी ना, उसका इंटरवल बना लेंगे ना ऐसे। तो सर वो जो 98% वो आज मतलब फाइनल आंसर आ जाएगा उससे? क्या मतलब? चलें खैर सॉल्व करें आगे। भाई 98 96% से जेड वैल्यू निकाली, उसके बाद एक वैल्यू ये निकाली, एक वैल्यू ये निकाली, ये तुम्हारा इंटरवल बन गया। ठीक है। अब ये वाला सवाल देखो जरा। A researcher wishes to सर वो ask। ऊपर वाले में दिखाएं दोबारा से, एक सेकंड, एक चीज समझ नहीं आई। कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना था, आंसर क्या होगा इसका? भाई इसमें वैल्यू निकालोगे ना तुम। हाँ, कौन ये करके दिखा दें सर? भाई जो वैल्यू डेट, अब तुम्हारे पास एक्स बार क्या था, एक्स बार था तुम्हारे पास 502.2, तो एक्स बार की जगह पे तुम ले लोगे 502.2, एक दफा प्लस करोगे एक दफा माइनस करोगे। जेड वैल्यू हम निकाल चुके हैं 98% पे, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता है, अंडर रूट एन हमें पता है। तो ये फॉर्मूला जब तुम वैल्यूज इसमें पुट करोगे तो तुम्हारे पास दो वैल्यूज आएंगी बेटा। आ गए। तो वो दो वैल्यूज ही तुम्हारा आंसर है ना, और क्या चाहिए? हाँ मतलब वो जो वो रेंज होगी उसके अंदर 98% लाई उसके करेगा। अंदर कुछ भी नहीं करना, बस तुम्हें वो रेंज बना के दे दी है और कुछ भी नहीं करना। अच्छा ठीक है। बस और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये काम। अच्छा, अब क्वेश्चन में देखते हैं। अ रिसर्चर विशेस टू एस्टिमेट द प्रोपोर्शन। अब ये प्रोपोर्शन वाला सवाल है जो अभी मैंने ऊपर दूसरा फॉर्मूला लिखवाया।
of buses in London road that have only one occupant. He takes a random sample of 64 houses, n equals to 64 है, और इसने बोला कि टोटल 8 हाउसेज ऐसे हैं जिसमें एक ऑक्यूपेंट होगा। तो आपके पास पी की वैल्यू क्या हो गई, 8 अपॉन ठीक है 8 अपॉन 64। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 - 8/64 करो कितना आता है 56/64। ये क्यू की वैल्यू हो गई। ही कैलकुलेट एन अप्रोक्सीमेट A% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब ए मुझे नहीं पता, यानी जेड वैल्यू मैं नहीं निकाल सकता, और मुझे इसकी विड्थ पता है 0.13। विड्थ का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसकी डायग्राम बनाता हूँ तो देखो विड्थ का मतलब क्या होता है। विड्थ का मीन जो हमने पीछे डेटा वैल्यू निकाली थी 501.8 से 502.4, इसकी विड्थ कितनी है, विड्थ इज के आप दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज आपस में माइनस कर दो, बताओ कितना आता है। ये आएगा 1.2.1.7, यानी इस डेटा की इस इंटरवल की जो विड्थ है वो कितनी है 1.7 है। ठीक है, तो उसने इसी तरीके से मुझे नीचे वाले इंटरवल की विड्थ दे दी है 0.13। अब 8/64 डेसिमल्स में बताओ तो कितना होता है। 0.125 0.125। 125 तो P आ गया आपका 0.125, ये आ जाता है बीच में 0.125। अब इसने क्योंकि मुझे विड्थ दी हुई है 0.13, तो क्या मैं ये फाइंड कर सकता हूँ कि कितना जो है वो मीन से आगे होगा और कितना मीन से पीछे होगा, फाइंड कर सकते हो। कैसे, क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो हम इसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, यानी 0.13 डिवाइड बाय 2 अगर हम करेंगे, विड्थ को डिवाइड बाय 2 अगर हम करते हैं, कितना आ जाएगा 0.65। अच्छा, तो इसने हमें विड्थ दी थी 0.13, हमने उसको आधा कर दिया क्योंकि हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था मीन से आगे और मीन से पीछे। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 0.065। तो अगर मैं मीन से आगे जाता हूँ 0.065 तो कितना पहुंच जाऊंगा, जल्दी से बताओ, ऐड करके बताओ। 0.125 प्लस 0.065 कितना होता है, वो 190। 0.19 0.19। और अगर मैं पीछे जाता हूँ 0.065 तो 0.06 0.06, यानी हमारा जो इंटरवल है वो कितना है 0.06 से 0.19 तक। ठीक है, अब हमें निकालने क्या है, हमें निकालना है A% के इसके बीच में टोटल कितना परसेंटेज है, ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, कोई भी एक तरफ चले जाओ। ठीक है, हम 0.19 उठा लेते हैं, तो 0.19 के ऊपर अगर मैं z वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी आएगी 0.19 माइनस 0.125 डिवाइडेड बाय। अच्छा, यहाँ हम एक काम करते हैं, फॉर्मूला फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला क्या है आपके पास, फॉर्मूले से ही कर लेते हैं ना सारा काम। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला था हमारे पास, कोई भी हमें वैल्यू निकालनी है तो z मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट पी क्यू अपॉन एन, और सैंपल का प्रोपोर्शन प्लस माइनस। अच्छा, क्योंकि हम प्लस वाली वैल्यू रख रहे हैं तो यहाँ पे 0.19 रख देते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं सिर्फ p प्लस। ये वाली बात समझ में आई। अगर 0.06 रखोगे तो फिर p माइनस रख कर दोगे। ये वाली बात समझ में आई या नहीं, जल्दी से बताओ। p प्लस जेड मल्टीप्लाई बाय रूट पी Yes, क्यू sir. अपॉन एन इज इक्वल टू 0.19। सर आपने 0.06 क्यों नहीं रखा, बेटा बिल्कुल रख सकते हो, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, फिर मुझे p माइनस करना पड़ेगा क्योंकि मैं पीछे वाली वैल्यू रख रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों काम कर सकते हैं, कोई भी एक लोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, दोनों लेने की जरूरत ही नहीं। अब हम क्या करते हैं, सैंपल का प्रोपोर्शन उठाते हैं p विच इज 0.125
प्लस z मुझे अभी तक नहीं पता, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 0.125 मल्टीप्लाई बाय 1 से माइनस करते हो तो कितना आता है 0.875 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू टोटल कितना है 64 और इक्वल टू कर देते हैं 0.19। यहाँ से जरा मुझे z की वैल्यू बता सकते हो कितनी आएगी? यहाँ से z की वैल्यू बताओ कितनी आती है? वन पॉइंट फाइव सेवन टू 1.572 इस z की वैल्यू पे हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जल्दी से z टेबल पे जाओ और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके दो कितनी बनती है। 0.942 0.942 जी सर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा डेटा है, ये जो पूरी प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 0.942 है। हमें जो है वो A% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब है हमें बीच वाला परसेंटेज चाहिए। तो बीच वाला परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे, ये दोनों अनशेडेड पार्ट्स निकाल लोगे और उसको 1 से माइनस कर दोगे। तो अगर ये वाली प्रोबेबिलिटी 0.942 है तो उसको 1 से माइनस करेंगे, 1 माइनस 0.942 कितना आता है 0.058। यानी ये वाला पोर्शन कितना आ गया 0.058। तो यहाँ वाला भी कितना होगा 0.058। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करके 1 से माइनस कर दूंगा तो मुझे ये बीच वाला पोर्शन मिल जाएगा। बताओ कितना आता है? मल्टीप्लाई बाय इन दोनों को ऐड करके 1 से माइनस कर दो तो तुम्हारे पास आ जाएगा कि बीच वाला पोर्शन कितना है। बताओ बेटा जल्दी से। 0.884 0.884। तो हमने क्या किया, हमने 1 माइनस 0.942 किया, ये आया 0.058। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया और 1 से माइनस कर दिया तो ये आ गया 0.884। परसेंटेज में देना है, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये आ गया 88.4%। यानी हमने जो कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट किया है वो 88.4% का है। समझ आ गई बात? क्लियर है बेटा? ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? जी सर। पहले एक सवाल किया था, एक और उसने रैंडम सैंपल लिया है 50 बैग्स का और उसका उसने निकाला 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल।
for mu is calculated without calculation, state whether this confidence interval will be wider or narrower than the confidence interval found in part 1. अब देखो वो बोल रहा है कि भाई ये वाला जो इंटरवल है वो वाइडर होगा या नैरोवर होगा फ्रॉम दिस 96% कॉन्फिडेंस इंटरवल. देखो कॉमन सेंस ही बात है यार कि मैं यहाँ पे अगर कैलकुलेट करता हूँ 96% का कॉन्फिडेंस इंटरवल, इसका मतलब कि बीच में कितना होगा, 96% होगा. बीच का प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 96%. अगर मैं इसको 99% पे ले जाता हूँ तो मुझे बताओ कि अगर मुझे 99% करना होगा तो ये बीच वाला जो पोर्शन है वो बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा? फिर बड़ा हो जाएगा. ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा यार. 96% अगर इतना है तो ऑब्वियसली अगर आपको बीच वाला पोर्शन 99% करना होगा तो आपका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो और वाइडर हो जाएगा. ठीक है, एरर के चांसेस और कम हो जाएंगे. तो इसका मतलब कि आप यहाँ पे बोलोगे कि आपको जो नया इंटरवल है दैट विल बी वाइडर देन द प्रीवियस इंटरवल. ठीक है, हाँ. चलो ये वाला सवाल करके दो जल्दी से. इसमें आपको वही पहले सैंपल का मीन और सैंपल का वेरिएंस वगैरह निकालना पड़ेगा, n अपॉन n माइनस वन वाला सारी कहानी करके. जल्दी से निकाल के दो. Two more random samples, each of 10 competitors are taken. Their times are used to calculate two more 97% confidence interval. यानी इसने दो और 97% confidence interval उठाए. Find the probability that neither of these interval contain the true value of mu. मैंने क्या बोला था कि confidence interval की परसेंटेज आपको क्या बताती है? अगर आप 97% कैलकुलेट कर ले हो, इट मीन्स कि 0.97 प्रोबेबिलिटी है कि आपका म्यू जो है वो इस इंटरवल में लाई करेगा और 0.03 प्रोबेबिलिटी है कि म्यू इसके अंदर लाई नहीं करेगा. तो उसने आपको बोला कि तीनों इंटरवल ऐसे हों जिसके अंदर नीदर ऑफ दिस इंटरवल कंटेन ट्रू वैल्यू ऑफ म्यू, मतलब आपके तीनों इंटरवल्स में ये म्यू लाई नहीं कर रहा. तो किसी भी एक इंटरवल में म्यू लाई ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 0.03. और अगर आप इसको पावर 3 कर दोगे तो ये आपको मिल जाएगा कि तीनों इंटरवल्स में आपके पास म्यू लाई नहीं कर रहा. ठीक है, जो भी इसका आंसर आ रहा है वो लिखते हैं. समझ आ गई बात? चलो यहाँ पे ठीक है. क्लास ऑफ करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह हाइपोथेसिस करें. ठीक है, चलो. नाइन सर नाइन नहीं आ रिकॉर्डिंग रहा और होगा बेटा, 27 आ रहा होगा. रिकॉर्डिंग और